दूसरी तरफ हीर अपने इनबॉक्स को बार बार रिफ्रेश कर रही थी, लेकिन उसके इनबॉक्स में अनहद की कोई मेल नहीं थी। बिजी होगा, अभी देखा नहीं होगा मेल, वरना फौरन ही रिप्लाई करता। उसे क्या पता ये मेल मैंने भेजी है, मेरा नाम तो है नहीं मेल में कि देखते ही वो रिप्लाई कर दे। शांत हीर शांत, उसका रिप्लाई आएगा और हाँ में ही आएगा। हीर अपने दिल को समझा रही थी और उसका दिल उसे समझा रहा था। आधा दिन बीत चुका था जब हीर के फोन पे मेल का नोटिफिकेशन आया। अनहद का रिप्लाई देखते ही उसने तुरंत अनूप को टेक्स्ट करके अनहद की हाँ के बारे में बताया। उधर अनहद भी बेहद खुश था। पिछले 2 साल में पहली बार वो खुश था। हीर को वो याद है, हीर उसे देखती है, सुनती है, हीर भूली नहीं उसे। ये एहसास अनहद को खुशी से पागल कर देने के लिए काफी था। बस कुछ दिन का सब्र और फिर हम लंदन में होंगे। भाई सही सही बता, सीन क्या है? पहले तू रेडी नहीं था और अचानक इतना खुश, जैसे तू इसी मेल के इंतजार में अब तक जी रहा था। अरे यार, तू ही तो कह रहा था इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है, मुझे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, तो एक्सेप्ट कर ली। चल ये सब छोड़, पैकिंग शैकिंग करते हैं, बहुत सारा काम है। अरे ये वीजा वो लोग दिलवाएंगे कि हमें अप्लाई करना है? अनहद के चेहरे के पल पल बदलते रंगों को उमर देख रहा था। दाल में कुछ तो काला है। अनहद को इस वक्त उमर पर ध्यान देने का होश ही नहीं था। वो खुश था, बेहद खुश। पर सच में उसे खुश होना चाहिए या नहीं, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। लंदन जाने का डिसीजन तो उसने ले लिया था, पर उसके इस डिसीजन का उसकी जिंदगी पर, हीर की जिंदगी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बारे में वो अभी सोचना भी नहीं चाहता था। उसे अपनी उलझन दूर करने का एक ही रास्ता दिखा, वही कहानी वाले काका जो बचपन में उसे कहानियां सुनाया करते थे। अनहद लंदन जाने से पहले एक बार गूंज से मिलने निकल पड़ा। बड़े दिनों बाद अनहद, मुझे लगा शायद अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। मैं लंदन जा रहा हूँ, जाने से पहले एक बार आपसे मिलना चाहता था। लंदन जा रहे हो या उस एक खास से मिलने जा रहे हो? आपको सब पता है, सब जानते हैं आप, तो मेरे सवालों के सारे जवाब भी आप ही के पास होंगे। जो सामने है उससे तो तुम भाग रहे हो, फिर भी तुम्हें जवाब की तलाश है। अच्छा चलो, एक कहानी सुनाता हूं, उसमें शायद तुम अपने जवाब पा जाओ। तो हुआ कुछ यूं कि ऊपर बैठे उसने हम इंसानों को बनाने के साथ साथ ही हमारे लिए एक खेल रचा। उसने एक ही मन के 2 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को अलग अलग जिस्मों में कैद कर दिया, और साथ ही उसने उन 2 लोगों की सबसे छोटी उंगली को एक लाल धागे से आपस में बांध दिया। जब तक एक ही मन के वो 2 टुकड़े ऊपर आसमान में रहते तो उन्हें अपनी उंगली में बंधा हुआ वो लाल धागा दिखाई देता रहता और वो एक दूसरे से बंधे रहते। लेकिन जैसे ही वो उस दुनिया में आते तो वो धागा उनकी निगाहों से गायब हो जाता और वो दोनों इस फानी दुनिया के 2 अलग अलग कोने में ही कहीं गायब हो जाते। वो लाल धागा तो उन दोनों में से किसी को नजर नहीं आता, लेकिन उन 2 लोगों को हमेशा अपने अधूरेपन का एहसास होता। जवाब के लिए वो अपनी उंगलियां देखते, लकीरों को पढ़ने की कोशिश करते, हर किसी में अपने मन के उस टुकड़े को खोजते, लेकिन जिससे वो बंधे हैं, जिसमें वो ढले हैं, उसे खोजना उन दोनों में से किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता। एक ही मन के उन 2 टुकड़ों को क्या उस लाल धागे की याद बिल्कुल भी नहीं रहती? याद हो ना हो, बंधे होने का एहसास तो रहता है, तभी तो वो अपने मन के उस टुकड़े की तलाश में रहते हैं। पर मान लीजिए वो धागा टूट जाए तो, मतलब वो 2 लोग जिन्हें उसने साथ बांधा है, जिनका मिलना लकीरों में लिखा है, वो मिल ना पाए तो, इस बंधन को जान ही ना पाए तो? ऐसा कभी नहीं होता अनहद। क्या तुम उसे ही नहीं खोज रहे हो, उस शख्स को जिसके साथ उसने तुम्हें लाल धागे से बांधा है? पर
आप तो कहा करते थे कि मैं और आप भी एक बंधन से बंधे हुए हैं, फिर मैं किसे खोज रहा हूं? उसके जिसके साथ की डोर सबसे मजबूत होती है, जिसकी डोर तुम्हारे हाथों से नहीं तुम्हारी रूह से बांधी गई है अनहद, जिसके पास पहुंचकर तुम्हारी ये बेचैनी, ये अधूरापन पूरा हो जाएगा। बच्चे सही थे, आप कुछ भी कहते हैं। मैं कुछ भी कहता हूं। मैं कुछ भी कहता हूं, लेकिन झूठ नहीं कहता। उसने जो लाल धागा बांधा है वो तुम्हें अपने आप तुम्हारी रूह से तुम्हें मिलवा देगा। मुंह बाय अनहद गूंज को देख रहा था। गूंज की हर बात उसके सिर के ऊपर से निकल गई थी। कुछ दिन बाद अनहद और उमर एक इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठे हुए थे। उनकी फ्लाइट टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार थी। प्लेन ऊपर आसमान की तरफ उड़ने की तैयारी कर रहा था और अनहद को लग रहा था जैसे उसके पर निकल आए हैं। वो अपने पैरों को हिलाते हुए वही गाना गुनगुना रहा था जो आज से कई साल पहले वो कॉलेज में गाया करता था। कॉलेज के बीते हुए दिन उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। खाना बदोश मुसाफिर आवारा फिरूं, काफिला शहर की ओर बंजारा फिरूं, गैरों की बस्ती शहर की हस्ती, आशाना सामने दर दर मारा फिरूं, गैरों की बस्ती शहर की हस्ती, आशाना सामने दर दर मारा फिरूं। हाथ में गिटार लिए अनहद कॉलेज कैंपस में बैठा ये गाना गा रहा था। उसकी इमेज कॉलेज में एक अच्छे सिंगर और दिल फेंक आशिक की थी। उसके चारों तरफ 10 से 12 लड़कियां हमेशा उसका गाना सुनने के लिए मौजूद रहती थी। उस दिन हीर भी वहीं से गुजर रही थी। उसने अनहद का गाना सुना और उसके पैर अपने आप रुक गए। एक बार उसने अनहद को देखा। अनहद की आवाज उसके मन तक पहुंच रही थी, लेकिन अनहद वो तो सामने होकर भी हीर को दिखा ही नहीं। अनहद के शब्दों के जादू से बंधी हीर वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। अनहद ने गाना खत्म करके जब आंखें खोली तो अपने सामने हीर को खड़ा पाया। हीर की आंखें बंद थीं और वो किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। अनहद हीर को इस तरह अपने सामने खड़ी देखकर हैरान था। हीर जिसके नाम पर लड़के आहें भरते थे। बड़ी बड़ी आंखों और कांपते होठों वाली उसी हीर को अनहद ठीक अपने सामने खड़ा देख रहा था। उसने गाना बंद कर दिया। अनहद ने हीर को कभी इतने पास से नहीं देखा था। आज अनहद ने उसे, उसकी आंखों को गौर से देखा। अनहद के चुप होते ही हीर ने आंखें खोल दी। अनहद की उंगलियां अभी भी गिटार के तारों से उलझ रही थी। अनहद और हीर के बीच फैली चुप्पी को गिटार की मध्यम सी धुन भर रही थी। आवाज अच्छी है तुम्हारी। अनहद मुस्कुराया। उसने अपना गिटार पेड़ के सहारे टिकाया और कूदकर हीर के सामने खड़ा हो गया। काफी सुना है तुम्हारे बारे में। अच्छा, क्या सुना है? तुम्हारे गानों, तुम्हारी आवाज की तारीफ के अलावा बाकी सब कुछ। फिर तो सही सुना होगा, लेकिन मैं नहीं जाता किसी के पास। सब खुद आते हैं मेरे पास। गाना शुरू करते ही मधुमक्खियों की तरह इकट्ठा हो जाते हैं। तुम भी तो आई हो। मैं तुम्हारा गाना सुनकर रुकी थी। आवाज अच्छी है तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे गाने में अभी वो बात नहीं कि दिल को छू ले। तो तुम मेरी इस चार्मिंग पर्सनालिटी से इंप्रेस नहीं हुई, मेरी उस आवाज से हुई जो कुछ खास नहीं है। सच में। झूठ तो ढंग से बोलो स्वीटहार्ट। बोलते बोलते अनहद हीर के काफी करीब आ गया। वो हीर के चेहरे की तरफ झुक रहा था। हीर उसे घूर रही थी। अचानक ही हीर ने अनहद के सीने पर अपने दोनों हाथ रखते हुए उसे जोर से धक्का दिया। अनहद लड़खड़ा गया। हीर वहां से जाने लगी। जाते जाते उसके मुंह से निकला, बस। अनहद ने हीर की बाह पकड़ी और उसे वापस खींच लिया। गाली नहीं, दिल्ली का लड़का हूं। ऐसी ऐसी गालियां आती है ना कि सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। हीर अपनी बाह छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनहद की पकड़ काफी मजबूत थी। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। गुड, होना भी चाहिए। कहते हुए अनहद ने हीर की बाह छोड़ते हुए उसे धक्का दिया। हीर लड़खड़ा गई लेकिन गिरी नहीं।
वो अपनी बाह मलती हुई गुस्से से अनहद को देख रही थी। अनहद ने अपना गिटार उठाया और अपने एक गाने की धुन गुनगुनाता हुआ वहां से चला गया। उसे ना तो हीर की परवाह थी और ना ही उसके दर्द की। हीर के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आते ही फ्लाइट में बैठा अनहद हंस पड़ा। आज उसे हीर को एक नजर देखने के लिए वो तड़प रहा था। खिड़की से बाहर बादलों को देखते हुए वो बुदबुदाया। तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम्हें ये धागा नहीं बांधना चाहिए था।